उमेश सर बीटी के चैनल की ओर से उमेश कुमार साहू का आप लोगों को जय जोहार। आज मैं आप लोग के सामने फिर से एक नई वीडियो लेकर आया हूं। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी शिक्षक साथियों के लिए। इसे आप बड़े ही आसानी से देखकर आयकर गणना पत्रक कैसे भरा जाता है सीख सकते हैं और भर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आयकर गणना पत्रक कैसे भरते हैं देखते हैं। इसमें सबसे शुरू दिया हुआ है हमारा अधिकारी कर्मचारी का नाम। तो यहाँ पे मैं अपना नाम लिख दूंगा, आप लोग अपना अपना नाम लिख दिए। जैसे मेरा नाम है उमेश कुमार साहू, तो मैंने अपना नाम उमेश कुमार साहू लिख दिया। बगल में दिया हुआ है पद नाम। पद नाम में आप लोग जिस भी पद में हैं उसमें अपना पद लिख दीजिएगा। मैं लिख दिया शिक्षक LB। पिता का नाम अबलिक पति का नाम, तो मैं अपने पिता का नाम लिख देता हूँ श्री प्रेमचंद साहू। जन्म तिथि, मेरा जन्म तिथि है 15/8/81, तो मैंने लिख दिया आयकर स्थाई खाता पैन नंबर। तो इसमें हम लोग आयकर खाता स्थाई पैन नंबर लिख देंगे। जैसे मेरा है DERPS 3834C, तो मैंने इसे लिख दिया। और कर्मचारी कोड बगल में दिया है, आप लोग भी इसे लिख देंगे। हम लोग वेतन धारा 1 भरते हैं। इसमें अ नंबर में दिया हुआ है सकल भत्तों को जोड़कर। हम इसमें अपना टोटल वेतन जो साल भर में प्राप्त होता है इसे हम लोग देखकर भर लेंगे। जैसे कि मुझे प्राप्त हुआ है 5,67,706 रुपया। ये कहाँ से प्राप्त होगा, तो इसे आप लोग अपने कार्यालय से वेतन गणना पत्रक प्राप्त करके देख के भर सकते हैं। मैं आप लोग को मेरा वेतन गणना पत्रक दिखा दे रहा हूँ जिसे मैंने देख के भरा है। ये वेतन गणना पत्रक आवश्यक है। अगर ये वेतन गणना पत्रक प्राप्त नहीं हो पाया है तो आप लोग ई-कोश के माध्यम से गणना कर लीजिएगा। इसके लिए मैंने PDF फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, जिसे देखकर भर लीजिएगा और उसकी सहायता से इसे भर लीजिएगा तो काफ़ी राहत होगी। ये आवश्यक है। अब आगे की ओर चलते हैं। तो सेकंड नंबर में दिया हुआ है ब नंबर नियोक्ता का अंशदान कर्मचारियों के लिए। ये हमारा क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। स नंबर दिया है अन्य उपलब्धियां, ये भी क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। फिर आ गया है बगल में योग अ ब स, तो तीनों का योग हमको यहाँ पे भरना है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जो सकल वेतन है वही आ जाएगा 5,67,007 रुपया। घटाइए धारा 1 के तहत कर मुक्त भत्ते। यहाँ पे जो कुछ भत्ते की हम छूट की पात्रता होती है उसे बतलाया गया है, तो उसके हिसाब से हम लोग भरते हैं। अ नंबर आदिवासी क्षेत्र भत्ता। आदिवासी क्षेत्र में काम करने पर अधिकतम 200 रुपया पर मंथ प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हमको जहाँ पे जितना प्राप्त हुआ है उसको लिख देंगे। तो मुझे वेतन गणना पत्रक से प्राप्त हुआ है 1,197 रुपया, इसे मैंने लिख दिया है। उसके बाद यहाँ ब नंबर में 1 2 3 4 जो दिया हुआ है ये सभी राशि क्या हो जाएगा, निरंक हो जाएगा। तो यहाँ पे सभी को हम लोग क्या कर देंगे, निरंक कर देंगे। अब स नंबर में दिया हुआ है मानक कटौती 50,000 रुपये तक, ये हमको सभी के ऊपर लागू होता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग इसको भर देंगे। और अन्य भत्ता विवरण सहित अगर कोई भत्ता यहाँ पे प्राप्त होता है तो विवरण के साथ यहाँ पे क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे प्राप्त हुआ है अ नंबर में 1,197 रुपया और मानक कटौती है 50,000 रुपया। तो दोनों का योग हमको यहाँ पे कर मुक्त भत्तों का योग अ ब स द का योग में लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा, ये 51,197 रुपया। अब हम भरते हैं 3 नंबर को, वेतन शिष्ट के तहत आय। तो यहाँ पे दिया हुआ है 1 में 2 को क्या करना है, घटाना है।
तो हमारे में एक नंबर में जो प्राप्त हुआ है सकल वेतन 5,67,707 रुपया, और छूट की पात्रता जो पाए हैं 2 नंबर में वो मुझे प्राप्त हुआ है 51,197 रुपया। तो मैं दोनों को घटाकर लिख दूंगा 5,16,510 रुपया। अब हम लोग यहाँ पे भरने वाले हैं गृह संपत्ति से आय की गणना। तो यहाँ पे है जो 4 नंबर है, 5 नंबर और 6 नंबर है, ये लगभग हमारे सभी शिक्षक साथियों के ऊपर लागू नहीं होगा। तो इसमें हम लोग सभी में क्या कर देंगे, निरक डाल देंगे। उसके पश्चात अगर किसी के ऊपर लागू होता है तो आप लोग इसको भर सकते हैं, बाकी हमारे सभी शिक्षक साथियों पे लागू नहीं होता है। और अगला दिया हुआ है कृषि से आय कर के लिए परिभाषित प्रावधानों के लिए, तो ये भी हमारे लिए लागू नहीं होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है 8 नंबर में सकल आय 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पे हम लोग योग कर देंगे 3, 4, 5, 6, 7। तो हमारे यहाँ 3, 4, 5, 6, 7 का योग भी क्या हो जाएगा, नंबर 2 का योग ही प्राप्त होगा 5,16,510। चैप्टर 6 के तहत कटौतियाँ धारा 80C के अंतर्गत पहला में आया है GPF, DPF, EPF अग्रिम के विरुद्ध वापसी शामिल ना होगी, ऐसे राशियों को हम लोग डाल देंगे। तो यहाँ पे हम लोग डाल देंगे अपना CPF राशि, जैसे कि मुझे प्राप्त हुआ है 54,538 रुपया, इसे मैंने डाल दिया। GIS में भर देंगे हम लोग समूह बीमा योजना या परिवार कल्याण निधि योजना के अंतर्गत जो भी राशि जमा होती है उसको, जैसे मुझे वेतन पत्रक में प्राप्त हुआ था 3300 रुपया, तो मैं इसे भर दिया। अब अगला प्राप्त हो रहा है LIC या LIP, तो इसमें आपको जो राशि भी प्राप्त हुआ हो उसे भर देंगे। मुझे LIC मैं पटाता हूँ 48,016 रुपया का, तो मैं यहाँ पे 48,016 रुपये लिख दूँगा। उसके बाद अगला दिया हुआ है प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ हाउस लोन। यदि आप होम लोन लिए हुए हैं तो उसको मूल वेतन को छोड़कर आप 1 साल में जितने भी ब्याज पटाए हैं बैंक में उस राशि को यहाँ पे भर देंगे। मेरे पास लोन नहीं था इसलिए मेरे पास से मिल जाएगा। ट्यूशन फीस ओनली 2 चिल्ड्रंस, और 2 बच्चों के बीच आपने जितने भी ट्यूशन फीस दिया है उससे डाल देंगे। जैसे मेरे पास नील है तो मैंने नील डाल दिया है। NSC करेंट इसको भी नील कर दिए हैं। NCL कैलेंसेंट ये भी क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। फिक्स डिपॉजिट मिनिमम 5 साल का, इसे भी मैंने क्या कर दिया है, नील कर दिया है। और PPF राशि भी क्या है, नील है। अब हम पेज नंबर 2 की ओर चलते हैं, जिसमें 10वां नंबर में दिया है PPF ULIP/PLI SBI लाइफ। इसके तहत मैंने 45,000 रुपया का बीमा किया है, तो मैं यहाँ पे 45,000 लिख दिया। अब अगला दिया हुआ है अदर डिडक्शन US 80C के अंतर्गत यदि आप किसी भी अन्य जैसे सुकन्या में यदि आप जमा कर रहे हैं तो इसको भी आप लोग डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो नहीं कर सकते हैं। तो मैं इसका नहीं किया हूँ इसलिए इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लोग नंबर 1 से लेकर 11 तक जो भी कटौतियाँ हुई है उसे जोड़कर लिख देंगे। जैसे कि हमारे पास क्या था, मेरे में GPF के लिए था 54,538 रुपया, समूह बीमा था 3,300 रुपया, और LIC में था 48,116 रुपया, और SBI लाइफ में है
45,000 रुपया। तो मैंने सभी को जोड़कर लिख दिया तो कितना हो गया 1,50,584 रुपया। तो यहाँ पे योग करें 1 से लेकर 11 तक का, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कितना 1,50,854 रुपया। 10 नंबर, 11 नंबर और 12 नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। अगला है हमारे पास 12 नंबर में दिया हुआ है धारा 11 तक नील हो जाएगा, धारा 80 सीसी। तो 9, 10, 11 के तहत अधिकतम 1.5 लाख 1,50,000 तक कटौती। तो हम लोग 9 से लेकर 11 तक में कितने भी बीमा किए हों तो मात्र हमको छूट की पात्रता रखते हैं हम लोग 1,50,000 तक का। तो 1,50,000 के बाद जो राशि प्राप्त हो, अधिकतम राशि है उसे हम लोग हटाकर लिख देंगे। जैसे कि मेरे पास प्राप्त हुआ है, जो प्राप्त राशि है 1.5 लाख रुपया, उसे हम लोग लिख देंगे, बाकी को हम लोग छोड़ देंगे। यहाँ 14 नंबर में दिया हुआ है धारा 80TA वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक या पोस्ट ऑफिस में खोले गए बचत खातों से ब्याज के रूप में प्राप्त राशि का जितना भी हम लोग जमा करते हैं तो उसका हम लोग 10,000 तक छूट ब्याज के लिए कर सकते हैं। ब्याज राशि को छोड़कर अगर हमारे पर लागू होता है तो यहाँ पे हम लोग भर देंगे। 15 नंबर में दिया हुआ है धारा 80 CCG सरकार द्वारा राजीव गांधी इक्विटी योजना के तहत अधिसूचित स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध शेयरों के लिए निवेश की गई राशि की 50% तक की कटौती कर सकते हैं। 16 में धारा 80D स्वयं पति पत्नी आश्रित माता पिता बच्चों के लिए चिकित्सा बीमा योजना निवेश किए हैं तो यहाँ पे हम लोग डाल सकते हैं। यह हम छूट धारा DD के आश्रितों के सब के उपचार के लिए बीमा प्रीमियम पर खर्च सामान्य 50,000 और गंभीर में 1 लाख तक का। और यहाँ पे अगला जो है हम लोग के पास 19 नंबर जो लागू हो रहा है ये है धारा 80G दान के संबंध में 50% और 100% पर रूल नियम के अनुसार। तो जिसे हमने कोविड-19 के तहत 1 दिन का वेतन जमा किया था जैसे कि मेरा 1 दिन का 1,290 रुपया जमा हुआ था तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1,290 रुपया। 19 के बाद यदि आप लोग को जो भी लागू होता है 24 तक में उसे भर लेंगे। लगभग ये हम शिक्षा विभाग के लिए लागू नहीं हो सकता है, अगर आगे लागू होता है तो आप लोग भर लेंगे। अब हमारे पास आ गया है 24 नंबर कुल कटौतियाँ 12 से लेकर 23 तक का कुल योग। जैसे हमारे पास 12 से लेकर 23 तक जो भी कटौतियाँ हुआ था उसका योग कर देंगे तो हमारे पास कटौती कितना था, टोटल कटौती था 1.5 लाख, उसके बाद था 1,290 रुपया। तो दोनों का योग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1,51,290 रुपया। अब उसे हम लोग क्या करेंगे 25 नंबर में कुल आय, तो कुल आय में घटा देंगे तो हमारा जो सकल वेतन छूट के पश्चात प्राप्त हो रहा था 5,16,510 रुपया। तो 5,16,510 रुपया में 1,51,290 रुपया को घटाने के पश्चात जो भी प्राप्त होगा उसे लिख देंगे। तो हमारा प्राप्त राशि है 3,65,290 रुपया। अब हम लोग क्या करेंगे 26 नंबर में कुल आय निकटतम 10 रुपया तक पूर्णांकित, तो ये निरंक कर देंगे। शुद्ध राशि कृषि आय कर्ज के लिए परिभाषित, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा निरंक हो जाएगा। तो 28 नंबर कुल योग्य आय,
तो 26 में 27 के पश्चात जो घटाने के बाद जो भी प्राप्त होगा 3,65,220 रुपया, इसे हम लोग लिख देंगे। नंबर 29 में कुल आयकर पर गणना की वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आयकर स्लैब दिया हुआ है, जिसमें 4 कॉलम दिया हुआ है। तो प्रथम कॉलम में दिया हुआ है सामान्य नागरिकों के लिए, दूसरे कॉलम में पुराना स्लैब और तीसरा में दिया हुआ है नया स्लैब कर के रूप में। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे हमारा जो भी राशि प्राप्त हुआ है उसमें हमको पुनः 2.5 लाख तक का अगर है तो हमको पूरा छूट प्राप्त हो जाएगा। तो वहाँ पे हम लोग जितना भी राशि प्राप्त था उसमें हम लोग 2.5 लाख घटा देंगे। तो जैसे हमारे पास प्राप्त राशि था 3,65,220 रुपया, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे 2.5 लाख घटा देंगे। तो घटाने के बाद हमारे पास प्राप्त होता है 1,15,220 रुपया। तो ये हमारा जो है सामान्य नागरिकों के लिए आ जाएगा, 60 से अगर कम के हैं। तो यहाँ पे जो है वो सेकेंड नंबर में है 2,50,000 1 से लेकर 5 लाख तक के लिए, तो इसमें आ जाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे दिया हुआ है 5% तक का छूट मिलेगा। तो हमारे पास छूट जो राशि है 1,15,220 रुपया का छूट निकाल देंगे। तो राशि कितना प्राप्त होगा 5,761 रुपया। अब बाकी दोनों लाइन हमारे लिए लागू नहीं है। इसमें से जो राशि भरने के पश्चात जिसके में लागू होगा हम लोग भर देंगे। तो हमारे पास कुल आय पर कर कितना हो जाएगा 5,761 रुपया। उसके बाद धारा 31 नंबर में धारा 8(a) के तहत आयकर में छूट 12,000 का पुनः मिलता है। तो दे आयकर में से जो हो पुनः छूटकर्ता को वित्तीय वर्ष के लिए योग्य 5 लाख रुपये तक का होगा। तो यहाँ पे हम लोग जैसे ही 5,71,000 रुपया है तो ये क्या होता है हमारे लिए 12,000 से कम है, तो ये छूट के पात्रता में आ जाएंगे। तो ये हमारे पास इधर टोटल जो दिया हुआ है शुद्ध आयकर 33 नंबर, शिक्षण शुल्क, कुल आयकर 32 + 23 ये भी हमारे पास निरंक हो जाएगा। और 36 नंबर में शुद्ध भुगतान दे आयकर 34 + 35 ये भी नील हो जाएगा। तो आयकर की अग्रिम कटौती 1 से लेकर 22 तक हो चुकी हो। यदि कोई आयकर की कटौती पहले से करवा रहे हैं तो उसे लिख सकते हैं। अब हमारे पास नहीं है तो हमने नहीं किया था, शेष आयकर की राशि की कटौती माह फरवरी तक का लिख देंगे। तो वचन पत्र मैं उमेश कुमार साहू प्रमाणित करता हूं कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी सही है। असत्य होने पर शेष आयकर या दंडिका ब्याज के लिए मैं स्वयं व्यक्तिगत रूप से जवाबदार रहूँगा। तो हम लोग यहाँ पे हस्ताक्षर करके इसको जमा कर सकते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस प्रकार के जब भी वीडियो आए तो आप लोग को नोटिफिकेशन के माध्यम से लगातार मिलता रहे।